आज हम लोग क्लास 10th में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सीखेंगे। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए पहले आपको सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का हम सर्किट किस तरह से लेते हैं, सबसे पहले वो आप देखेंगे। देखिए, यह एक सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इस सेल के साथ ये स्विच जोड़ा गया है, इसके बीच में पॉइंट नहीं लगाया गया, यानी ये ओपन है अभी। इसके बाद यहाँ से ये वायर आया है, ये रिहास्टेट है, ये करंट को कंट्रोल करता है। फिर ये कनेक्टिंग वायर आपका इधर आया, यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, ये जैसे नाइक्रोम का आप ले सकते हैं। फिर ये कनेक्टिंग वायर है, फिर एमीटर जोड़ दिया गया है। एमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू को मेजर करता है, ये एम्पियर में या मिली एम्पियर में हो सकता है। और इस दोनों रेजिस्टेंस का जो दोनों एंड है उसी के क्रॉस ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है, ये इस और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। मतलब अगर यह पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट Q है, तो पी क्यू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है। इसमें ये जो सीधा सीधा लाइन खींचा गया है ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें हम मोस्टली कॉपर का वायर यूज करते हैं। इसके ऊपर थ्रेड लिपटा होता है। तो ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी सर्किट को क्लोज करते हैं। तो क्लोज सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने का मतलब अब यह स्विच ऑन हो गया, फिजिक्स के लैंग्वेज में सर्किट क्लोज हो गया। तो जब सर्किट क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो आपका करता है, और करंट का डायरेक्शन आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। इस तरह से ये करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग करेंगे कि इस रिहास्टेट को चेंज करके इस सर्किट में बहने वाले करंट के वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो यह जो एमीटर है ये I को मेजर करेगा, वैल्यू ऑफ द करंट, और ये जो वोल्ट मीटर है ये इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। यानी इससे हम I मेजर करेंगे और इससे V मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम अलग अलग करंट पर अलग अलग वोल्टेज के डेटा को नोट करते हैं। अलग एक रीडिंग लेंगे, फिर दूसरी रीडिंग लेंगे, फिर तीसरी रीडिंग लेंगे, और बीच बीच में जब हम रीडिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं तब इस स्विच को फिर ऑफ कर देते हैं, ओपन सर्किट रखते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर इस रेजिस्टेंस में आप कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडक्टर होता है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करने के बाद स्विच को ओपन कर देंगे, और फिर हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में टेबल बनाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इसमें करंट नोट करेंगे, वोल्टेज नोट करेंगे, और वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालेंगे। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसमें करंट, वोल्टेज और करंट का रेशियो लेंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन, करंट, वोल्टेज और वोल्टेज करंट का ऑब्जर्वेशन रेशियो लेंगे। अब ये जो वोल्टेज करंट का रेशियो आपको मिलेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट हमें मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। और इस चीज़ को हम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पर इस तरह से बनाते हैं कि एक्स एक्सिस पर करंट को शो करते हैं और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को शो करते हैं। तो जब करंट को एब्सिसा और वोल्टेज को ऑर्डिनेट पर बनाएंगे और एब्सिसा और ऑर्डिनेट ले करके ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के बाद I और V की वैल्यू
रखने के बाद, ये सारे कोऑर्डिनेट रखने के बाद जब इनको ज्वाइंट किया जाता है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन मिलना शो करता है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट है। तो ये ओम्स लॉ का कंक्लूजन है कि अगर किसी रेजिस्टेंस या कंडक्टर, आप कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कहना ज़्यादा सही होगा, कि फिजिकल कंडीशन को ना चेंज किया जाए तो उसके अक्रॉस बहने वाला जो करंट होता है उसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप स्टेटमेंट इस तरह से कह सकते हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, provided physical condition of the conductor such as temperature, mechanical strain etc. are kept constant। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसका फिजिकल कंडीशन ना चेंज हो, यानी इसके लेंथ में कोई चेंज ना हो, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज ना हो, इसका टेम्परेचर ना चेंज हो, तो इसके क्रॉस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर आल्सो कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब अगर कोई कंडक्टर आपका है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके किसी दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको आप सिंबल में लिखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब यह बच्चों आपको बताना है कि हम लोग कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। ये फिजिक्स में हर जगह हम लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके इज इक्वल टू का साइन लगा दिया और यहाँ पर एक और कांस्टेंट लगा दिए, तो ये हो गया V इक्वल टू आर आई, वेयर R इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। कैपिटल R को हम रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर कहते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, R इक्वल टू V अपॉन I, यानी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट, उन दोनों के रेशियो को हम लोग उस वायर का रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी रेजिस्टेंस को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वह कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कम चेंज करता है, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ज़्यादा चेंज करता है। यह वायर के फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक्चुअल में वायर के लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और वह वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, इन तीनों चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पियर। तो इस तरह से वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट हुआ। इसको बच्चों हम लोग ओम कहते हैं और इसका ये सिंबल है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और इसका ये सिंबल है। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। अभी आप ऊपर देखें कि R इक्वल टू V बाई आई निकला, लेकिन इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बच्चे यह समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस जरूर कहते हैं, लेकिन किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता। ये फार्मूला कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एक्चुअल में आपको बड़े क्लास में रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताया जाएगा, आप उसको देख करके इसे याद रखें।
कैपिटल आर रेजिस्टेंस इक्वल टू एम स्मॉल एल अपान ए एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर इन यूजुअल नोटेशन को आप समझेंगे। ये जो यल है ये लेंथ ऑफ दी वायर है, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी वायर है। देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कैपिटल ए, स्मॉल एल लेंथ ऑफ दी वायर है, स्मॉल एम मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ये अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होता है। जो गुड कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, और जो इंसुलेटर वगैरह होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। टाउ आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वह आगे चल करके किसी अन्य मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है, टकराता है, तो उसके दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, एवरेज टाइम इंटरवल, उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों तो हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। यानी रेजिस्टेंस केवल तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ द कंडक्टर एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एरिया और लेंथ, ये तो ओपन है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टाउ ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस को आप कुछ इस तरह से समझेंगे। तो इस तरह से आप ओम्स लॉ याद रखेंगे कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन अगर कंडक्टर का कांस्टेंट है तो पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर ये फार्मूला आपको मिलेगा V इक्वल टू आर आई, और यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, लेकिन रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी होती है। अब वायर में दो चीज़ें हैं, वायर का फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे ये सपोज करिए वायर है, तो इसका लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये लेंथ ये किस मटेरियल का बना है। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और वह किस मटेरियल का बना है। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ दी मटेरियल है, ये उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब ये देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई स्मॉल लेंथ का कंडक्टर है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। अभी जो इसके पहले हम आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, उसी फार्मूले से ये रूल आपको बताया जाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर कैपिटल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि अगर वायर का लेंथ अधिक है तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। यानी अगर आप बहुत बड़ा वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग अननेसेसरी एक्स्ट्रा लेंथ के वायर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि अगर वायर पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर वायर मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए बच्चों, घर में जो वायरिंग होता है आप देखे होंगे कि उसमें जो कॉपर वायर होता है वो मोटा होता है, थिक कॉपर वायर यूज किया जाता है। तो थिक कॉपर वायर यूज करने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने से उसमें कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इन दोनों रूल को एक साथ कंबाइंड करते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इज इक्वल टू लगा के रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया जाता है रो।
तो R इक्वल टू रो एल बाई ए। हमको ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिला कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पर R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रो एक कांस्टेंट है, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है मटेरियल। मटेरियल मतलब वह है वायर किस चीज़ का बना है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का। इस बात पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वायर मोटा है, पतला है, इस बात पे रो डिपेंड नहीं करता है। इसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम लोग रजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अब हम लोग रो को किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 मीटर का अगर वायर हो, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। बच्चों हम लोग जब डेफिनीशन बताते हैं तो उसमें जो वेरिएशन वाले टर्म होते हैं उनको 1 बताते हैं, और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है उसी से उस स्पेशल चीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कि 1 मीटर लेंथ के वायर जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसके रेजिस्टेंस को उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में गलती कर बैठते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अब एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझिएगा। कॉपर मटेरियल का एक मोटा वायर बनाया गया और उसी कॉपर मटेरियल का एक दूसरा पतला वायर बनाया गया। उसका लेंथ अलग है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, लेकिन अगर दोनों सेम मटेरियल का बनाया गया है तो उन दोनों वायर का जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो सेम लिया जाएगा। यानी अगर कॉपर वायर के ही 2 डिफरेंट टाइप के वायर बनाए गए हैं कॉपर मटेरियल से, तो उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसमें लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल तीनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके यूनिट पर आप विचार करेंगे। आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर। ये 1 मीटर कैंसल आउट हुआ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट मिला ओम मीटर, ओम मीटर। तो इस तरह से फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि रो नेचर ऑफ दी मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और अभी जो हम फार्मूला आपको मेंशन कर रहे थे, स्मॉल एन और टाउ, स्मॉल एन और टाउ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आर के वैल्यू को इसमें पुट कर दें, ये देखिए फार्मूला जो अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम इस आर के वैल्यू को उस फार्मूले में पुट कर दें तो यल और ये कैंसल आउट हो जाएगा। एम एन ई स्क्वायर टाउ, यही 3 कैरेक्टर आपके बचेंगे। यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो एन और टाउ पे डिपेंड करेगा। एम और ई सभी मटेरियल के लिए सेम होगा, और एन अभी आपको बता रहे थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी होती है और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बच्चों कॉपर वायर यूजुअली हम लोग कनेक्टिंग वायर के रूप में यूज करते हैं, घर में वायरिंग के लिए यूज करते हैं। हम अपने एक्सपेरिमेंट में कॉपर वायर ही यूज करते हैं कनेक्टिंग वायर के रूप में, क्योंकि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं।
अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने कुछ मटेरियल्स लिखे गए हैं और उनका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इन वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं और इनके यूज को हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे सिल्वर, इसका जो रजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। कॉपर का 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्युमिनियम का 2.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आप इसमें इन तीन पर आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम। इन तीनों के रेजिस्टेंस में अंतर है, ज़रूर अंतर है। अब सिल्वर चूँकि एक कॉस्टली मटेरियल होता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग वायर के रूप में यूजुअली नहीं यूज करते हैं। जैसे कुछ आपके कंप्यूटर में ऐसे पार्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कॉपर उससे सस्ता मटेरियल है, इसका भी रेजिस्टेंस थोड़ा अधिक है, इसलिए हम मोस्टली कॉपर वायर यूज करते हैं। आप देखे होंगे आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टेलीविज़न में या आपके घर में जो वायरिंग होता है उसमें कॉपर वायर ही हम यूज करते हैं। अगर हम अच्छे क्वालिटी का कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका रेजिस्टेंस कम होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो वेस्टेज है वो कम होगा। अब आ जाइए, इससे ये लगभग ट्वाइस है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का वायर आप बिजली के खंभों पर देखे होंगे। चूँकि कॉपर वायर कॉस्टली होता है, उसको बिजली के खंभों पे नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है खंभे पर बिजली के सप्लाई के लिए। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन तीनों में अधिक है। हम आयरन नहीं यूज करते हैं क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि इसके कंपेयर में ये आपका लगभग 8 टाइम्स कह सकते हैं कि 8 गुना अधिक है, इसलिए आयरन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब आयरन से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नाइक्रोम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 100 × 10⁻⁸ है। अब ये आप कंपेयर इनसे करेंगे तो लगभग ये कॉपर का जो है वो 100 गुना मान सकते हैं, या लगभग 80 टाइम्स तो है ही ये। और कुछ मटेरियल आप देखेंगे जो स्पेशली रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे रिहास्टेट, तो रिहास्टेट में जो यूज किया जाता है वह रिहास्टेट में कांस्टेंटेनन यूज करते हैं या मैग्नीन यूज करते हैं, उनका रेजिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है। अब आप देखिएगा जो हार्ड रबर है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10⁻13 से 10⁻16 होता है। आप इसमें और इसमें कॉपर में कंपेयर करिएगा, देखिए इससे ये कितना ज़्यादा अधिक है। लगभग ये 10⁻14 10⁻24 टाइम्स से अधिक है। इसीलिए जो रबर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। इंसुलेटर के रूप में हम लोग रबर या प्लास्टिक का यूज करते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन इंसुलेटर आपका माइका होता है। ज़रूर आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे कि माइका का यूज इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। ये आपका कंडीशन है। अब हम ऐसे जनरल बात करते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है उसकी जो स्किन होती है उसका भी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 10⁻5 ड्राई स्किन अगर है, और अगर हमारा स्किन गीला है, वेट है, तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसीलिए बच्चों आप देखे होंगे कि जब लोग भीगे होते हैं, उनके हाथ पैर गीले होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादा लगता है कंपैरिजन में ड्राई स्किन के। इसलिए हमको अपने घर में कभी भी जब बिजली का इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज करें या किसी भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट को आप ठीक करें तो ये प्रॉपर आप आश्वस्त हो जाएं
कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद है, कंप्लीटली बंद है। हम अपने घर में जो स्विच यूज करते हैं उस स्विच से केवल आपका एक वायर आपका कट होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई बनी रहती है। तो इसीलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हैं कि हमें सीधे अपने हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं करना चाहिए। तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसमें कॉपर का यूज कनेक्टिंग वायर में किया जाता है और रेजिस्टेंस के लिए आपका मैग्नीग या कॉन्स्टेंटेनन यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप सीखे। इस पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।